जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स, नदियाँ। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ द रिवर्स या डेफिनेशन ऑफ रिवर। आखिरकार नदी किसे कहते हैं या नदी की परिभाषा क्या हो सकती है। इसके बाद इसमें हम बताएंगे आपको ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। और फिर इसी में चर्चा करेंगे हम आपकी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स कि विश्व में कहाँ कहाँ पर नदियाँ जो फेमस है किस तरीके से उनका विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिवर क्या है, व्हाट इज द रिवर। बताया आप लोगों को नदी क्या होती है। उन्होंने बताया कि अधिक मात्रा में बहते हुए जल को सरिता कहते हैं। और कोई बताया, ठीक बताया और बताया। तो रिवर क्या होती है? A large natural flow of water. A large natural flow of water that goes across the land and to the sea. मतलब कि जो हमारी नदी है वो बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से जो है जल का बहाव जो हमारे लैंड स्थल से होते हुए नदी में सागर में जाकर सामान्यतः नदियाँ जो है सागर में गिरती। कभी भी ऐसी भी नदियाँ होती हैं जो इन लैंड ही समाप्त हो जाती हैं, सागरों में जाके नहीं गिरती। जैसे लुनी रिवर भारत में वो नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर। तो लेकिन ये सामान्यता की बात है जिसको अब ज़्यादा मात्रा में देखते हैं। तो आप लिख लें कि नदियाँ, नदी जो है नदी अधिक मात्रा में प्राकृतिक जल का प्रवाह है जो स्थल से होते हुए सागर में गिरती है, वो स्थल से होते हुए सागर में गिरती है। अब हम आपको सबसे पहले से बताएंगे कि आखिरकार नदियों का जो उद्भव है और विकास है वो क्या होता है, वो किससे नियंत्रित होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम से मतलब होता है कि नदियों के उद्भव एवं विकास। अपवाह तंत्र क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों के उद्भव एवं विकास। अब ये नदियों का उद्भव एवं विकास जो होता है वो दो बातों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। एक पहली बात तो कि हमारी जो स्थल है, ठीक, उसकी संरचना और उसका ढाल कैसा है, यानी कि जो स्ट्रक्चर एंड स्लोप ऑफ द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड स्लोप ऑफ द अर्थ सरफेस या लैंड मास। और दूसरा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भौमिकीय संरचना, कि वहाँ की भौमिकीय संरचना कैसी है, जैसे भ्रंश तो नहीं पाए जा रहे हैं, समनिचोड़, ये सारी चीज़ें तो नहीं पाई जाती। इस तरीके से जो अपवाह तंत्र है वो नदियों के उद्भव और विकास को इंगित करता है। और नदियों का जो उद्भव एवं विकास है वो मुख्य रूप से जो हमारा लैंड मास है, स्थल रूप है, स्थल रूप की संरचना एवं उसके ढाल पर निर्भर करता है और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भौमिकी संरचना पर निर्भर करता है। तो ये थोड़ा सा दो लाइन आप लिख लें, फिर आपको ज़्यादा लिखाएंगे केवल समझाएंगे। अपवाह तंत्र का संदर्भ
अपवाह तंत्र का संदर्भ, अपवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति, सरिताओं की उत्पत्ति, सरिताओं की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है, तथा उनके समय के साथ विकास से नदियों का उद्भव एवं विकास मुख्यतः दो बातों से या दो बातों पर या दो बातों से नियंत्रित होता है या निर्भर करता है। मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है, मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहली हेडिंग डाल लें, नंबर 1 डालें, प्रारंभिक धरातल, प्रारंभिक धरातलीय सतह की संरचना, प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति दूसरा भौम की संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि संधि, जोड़, वलन क्या थे, सिर्फ भ्रंश है, वलन है, संधि है, जोड़ है, दरार है, ये सारी चीजें। तो मुख्यतः जो है ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदियों का उद्गम एवं विकास, ठीक, द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स, प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति एवं भाग, ऑन द नेचर ऑफ इनिशियल सरफेस एंड स्लोप, और दूसरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे आपके फॉल्ट बनते हैं, वलन फोल्ड बनते हैं, संधि जॉइंट्स, ये सब बनते हैं। आप देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें आप समझ लीजिए, प्रारंभिक धरातलीय सतह यानी कि वो धरातल कैसा है, क्योंकि जब नदियों का उद्गम होगा, विकास होगा, तो उसको अधिक ढाल की जरूरत है। तो जहाँ से नदियों का उद्गम होता है वो धरातल कैसा है, ठीक, और उसकी प्रकृति एवं ढाल, और ढाल कितना है। अगर ढाल तेज रहेगा तो नदियों का वेग भी तेज रहता है। जैसे गंगा नदी का जब उद्गम हिमालय से होता है तो वहाँ से नदियाँ जो है बड़े वेग से आती हैं, धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे ढाल कम होता जाता है वैसे वैसे वेग उनका कम होता है। फिर भौतिक संरचना, भ्रंश, वलन, संधि, कभी कभी आप देखते हैं कि नदियाँ जो होती हैं वो ढाल का अनुसरण नहीं करती। जैसे हमने आपको बताया था कि अपने यहाँ जो ढाल है भारत का वो दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो नदियों को ज़्यादातर नदियाँ दक्षिण पूर्व बहती हैं, और वे आप जो हमारा बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, उसमें जाकर गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती, वो अरेबियन सागर में गिरती जाके अरब सागर में गिरती जाके, तो जब ढाल उधर है तो उधर ही गिरना चाहिए था, इधर क्यों गिरती है, क्योंकि वहाँ की भौतिक संरचना दूसरी थी। यहाँ की भौतिक संरचना कैसी, वहाँ पर भ्रंश है, तो वो नदियाँ भ्रंश से होकर अपनी ढाल का अनुसरण नहीं करती। इस तरीके से हमारे जो नदियों का उद्गम और विकास है वो मुख्यतः दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो प्रारंभिक धरातल कैसे था, यानी कि जब नदी का उद्गम हुआ उस समय कैसा था, और उस वहाँ की ढाल की प्रकृति। दूसरा, वहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या था, वलन थे, यानी कि जो आप जानते हैं वलन में लहर नुमा मोड़ पड़ जाते हैं, ब्रश जो बीच में दरारें पड़ जाती हैं, इस तरीके का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। अब इन आधार पर नदियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक सिक्वेंट रिवर और
एक इन सिक्वेंट रिवर, क्रमवर्ती और दूसरा अनुवर्ती। तो आप देख लें, हाँ, नदियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मुख्यतः नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। मुख्यतः नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है आपका सिक्वेंट, इसको क्रमवर्ती कहते हैं। और दूसरा है फिनिश। और ये दो तरीके की नदियाँ होती हैं। इसमें नदियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो क्रमवर्ती रिवर्स होती है, दे फॉलो द स्लो एंड वेल एडजस्टेड विद द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ की जो ढाल होता है उसका अनुसरण करती हैं और वहाँ की भौतिक संरचना के साथ समायोजित होता है। यहाँ पर इस रिवर में जो होता है वो ढाल का अनुसरण नहीं करते। They do not follow the slope of the land surface। वहाँ का जो लैंड सरफेस का स्लोप होता है उसको फॉलो नहीं करती हैं और अपने अनुसार ही बहती रहती है थ्रू जो है डाउन कटिंग, यानी कि ये जो होती है नदियाँ ये अपने अनुसार बहती हैं। जैसे जब इनका उत्थान हुआ था जिस तरह बह रही वो इस समय भी उसी तरीके से बह रही, ढाल का अनुसरण नहीं कर रही। अभी हम आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप इस पर थोड़ा सा एक लाइन ले लो, एक लाइन ले लीजिए, फिर हम आपको जो समझाएंगे, लिखना ज़्यादा नहीं। सिक्वेंट लिखें कि ये नदियाँ ढाल का अनुसरण करती हैं और भौतिक संरचना के साथ अपने आप को समायोजित कर लेती हैं। ये सीक्वेंट रिवर है। अब ये देखिए सीक्वेंट रिवर भी 4 प्रकार की होती है। तो पहले सीक्वेंट रिवर के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सीक्वेंट रिवर का मतलब समझ के ऐसी नदियाँ जो ढाल विशेष का अनुसरण करती हैं और साथ ही वहाँ की भौमिकीय संरचना के साथ अपने आप को समायोजित करती हैं। तो ये हमारी कहलाती है नदी सीक्वेंट रिवर्स। जैसे गंगा नदी बहती है तो वहाँ जैसे जैसे ढाल है तो वैसे वैसे ढाल से बहते हुए चली आ रही है और ढाल का अनुसरण कर रही है। जबकि सिंध है, सतलज है, ये ढाल का अनुसरण नहीं कर रही है। ये जब उनका उद्गम हुआ था तब से उसी तरीके से जो है ये प्रवाहित हो रही है। बाद में जब हिमालय का उत्थान हुआ लेकिन उसके ढाल का ये अनुसरण नहीं करता। तो ये क्या है, अक्रमवर्ती, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती, उसको हम बाद में बताएंगे। तो क्रमवर्ती आप समझते ऐसी नदियाँ जो ढाल विशेष का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं और अपने आप को वहाँ की भौतिक संरचना के साथ समायोजित कर रहे हैं। तो इस तरीके की नदियों को हम क्रमवर्ती नदी कहते हैं कि मतलब जो ढाल मिल रहा है उसी क्रम में बह रही है। अब आप देखिए इसमें जो पहली नदी है इसकी जो प्रकार है सीक्वेंट रिवर्स की, इधर पहली जो नदी है उसको लोग कहते हैं पहले नदी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट अनुवर्ती सरिता। हम इसको केवल आपको फिगर से समझाएंगे, दिखाएंगे नहीं, आपको केवल समझना है। आप देखिए किसी जगह से कोई मास्टर, इसको हम लोग मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर्स भी कहते हैं, जब मेन नदी का मुख्य नदी का उद्गम होता है। अभी मान लीजिए ये नदी का उद्गम हुआ यहाँ से, आप फिगर बना लीजिएगा।
कॉन्सिक्वेंट रिवर, यानी ये मुख्य नदी जो ढाल का अनुसरण करते हुए जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। फिर इसमें दूसरी है कॉन्सिक्वेंट का सबसिक्वेंट, दूसरी नदी का नाम है अगर फिर से इसको बता दें सबसिक्वेंट, परवर्ती। जो सबसे हाँ, ये जो नदियाँ होती हैं मास्टर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर, यानी कि मुख्य अनुवर्ती नदी। तो ये नदी जो मेन नदी होती है, जैसे उनका उद्गम होता है, जो सबसे लार्जेस्ट रिवर होती है, सबसे मतलब उस क्षेत्र में, और फिर इनके बाद जो इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, तो यानी कि मुख्य नदी की बात हो रही है। तो मुख्य नदी का जो उद्गम जो होता है, तो ये अपने ढाल का अनुसरण करते हुए आती है। जैसे हमने बताया कि गंगा नदी, गंगा नदी जिसको आप गंगा रिवर मान सकते हैं, गंगा नदी अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही। आप जो तो ये क्या करते हैं कि ये डिप, जो ढाल का डिप होता है, उसका अनुसरण करती है। अब इससे जो राइट एंगल में मिलती है, यानी कि जो 90 के कोण पर नदियाँ आकर मिलती है, वो हमारी सबसिक्वेंट रिवर्स कहलाती है। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है अनुवर्ती, इसको नंबर ही दे दे रहे। अब इसे ये मेन नदी है, इस पे आके कोई नदी 90 डिग्री पे मिल रही है, तो ये नदी हमारी क्या कहलाती है? सबसिक्वेंट रिवर्स कहलाती है, परवर्ती नदी कहलाती है। जैसे गंगा की सहायक नदी देहरादून में सांग नदी है, वो आकर मिलती है एकदम 90 डिग्री से, वो सबसिक्वेंट रिवर कहलाती है। तीसरा है ऑफ सिक्वेंट। अभी समझ में आ जाएगा, पहले 4 बार पढ़ा तो कॉम्पिटेटिवली आपको समझाने की, तब आपको समझ में ऑफ सिक्वेंट प्रत्यावर्तन। जो ऑफ सिक्वेंट रिवर्स वो होती है, जो मेन कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है उसके जस्ट अपोजिट बहती है, ठीक है, इस दिशा में, तो इसके जस्ट अपोजिट ये ऑफ सिक्वेंट रिवर। जैसे जो शिवालिक से नदियाँ निकलती हैं, तो वो जो उत्तर की ओर बह रही है, वो सारी नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं ऑफ सिक्वेंट रिवर। उसके साथ दूर से हम इसके अपोजिट रहेंगे, और जैसे ये नदी इसके अपोजिट दिखेगी, मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। साफ कैसे रहेगी? अलग रहेगी। अब इसमें जो लास्ट है इसका रीसीक्वेंट, होती है नवानुवर्ती। इसकी जैसे इसी के अपोजिट में बैठ के इसमें मिल रही ये भी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि इसके काफ़ी समय के बाद भी कोई नदी का उद्गम हो जो इसके पैरेलल, इसके समानांतर प्रवाहित हो, तो वो रीसिक्वेंट रिवर कहलाता है।
जैसे ये